बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ऑन द इशू में मैं हूं आपके साथ ज़िशान अली। नाजरीन, 26 जनवरी को हिंदुस्तान में लाल किले पर हज़ारों किसानों ने एक ट्रैक्टर रैली निकाली। उसका मेन मकसद क्या था, किस वजह से वो रैली निकाली गई, फिर खालिस्तान का जो परचम था उसे लाल किले के ऊपर लहराया गया। मेरे ख्याल से तारीख शायद दोहराई जा रही है। जिस तरह 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, जिससे बहुत ही खून खराबा भी हुआ था, कई पाकिस्तानी शहीद हुए थे इंडिया की इस बर्बरियत पर। तो क्या तारीख अपनी वही चीज़ दोबारा दोहरा रही है? सिखों के हाथ से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में सिख बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है। अगर इंडिया की गवर्नमेंट से पूछा जाए तो इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने किसानों से की जो यूनियन है उनसे बात की, जबकि यूनियन वालों का कहना है कि ये हमारे लोग नहीं हैं किसान। अगर वो यूनियन ने इनकार किया है कि ये हमारे किसान नहीं हैं, तो फिर ये कौन ऐसे लोग हैं जो भारत में इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? अगर हम बात करें मोदी सरकार की, तो मोदी पाकिस्तान में हर तरह का इल्ज़ाम लगाने में सबसे पहल करता है। चाहे हिंदुस्तान में कोई भी टेररिस्ट अटैक हो, कोई धमाका हो या कोई भी ऐसा इशू हो, तो सबसे पहला इल्ज़ाम उनका आता है पाकिस्तान के ऊपर कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। लेकिन अब हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है, मोदी सरकार खुद अपने इस सारे सिनेरियो को काबू में नहीं कर पा रही। उसमें जो फुटेज वगैरह मैं अब अपने प्रोड्यूसर को कहूँगा कि अगर वो फुटेज दिखा सकें तो वो एक दफ़ा फुटेज दिखा दें, उसके बाद मैं इसके ऊपर मज़ीद बात करता हूँ। इस तरह से आप फुटेज में देख सकते हैं किसानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पुलिस के ऊपर भी लाठीचार्ज कर रही है। सुनने में अक्सर आता था कि पुलिस ही हमेशा अवाम पर लाठीचार्ज करती है, लेकिन इस फुटेज में हम देख सकते हैं जिस तरह से किसान पुलिस को, उनकी फौज को कितने बुरे तरीके से मार रहे हैं। मेरे ख्याल से ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है। जो जिस तरह का काम करेगा उसके ऊपर पलट कर उसी तरह का ही काम आएगा। मैं अपने मेहमानों का आज आपसे तारुफ करवाता जाऊंगा। आज हमारे साथ वीडियो लिंक पर और ऑडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे शहजाद अहमद साहब हैं, तजिया निकाल लाहौर से। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है अफजल बेग साहब ने, ये भी तजिया निकाल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफजल साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा।
इंडिया, हिंदुस्तान कह लें या भारत कह लें, आप इन्हें किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इंडिया में जब भी कोई मसला होता है, चाहे वो किसी होटल पर हमला हो, चाहे वो कोई भी दहशतगर्दी का मामला हो, तो वो पाकिस्तान के ऊपर सबसे पहले अटैक करते हैं। लेकिन अब सिखों ने जिस तरह से हिंदुस्तान में एक बहुत वावेला मचाया हुआ है, एक स्ट्राइक, एक हर तरफ से अफरा तफरी की सूरत हाल है, इसमें आप क्या कहेंगे? क्या अब ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये पाकिस्तान के भेजे हुए बंदे हैं, या मोदी सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी हुई है अपनी हुकूमत को चलाने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी याद पर। निशान, बहुत शुक्रिया। आपने जो मौजू आज छेड़ा है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मौजू है इस वक्त दुनिया भर में, क्योंकि जो सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार मुल्क है भारत, जिसे हम इंडिया कहते हैं, तो इसमें मोदी सरकार जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये इनकी इंतहाई जुनूनी ज़हनियत वाली जो है ये जमात है। ये इंतहाई इंतहा पसंद, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट जो लोग होते हैं ना किसी भी तबके में, ये उनके ऊपर मुश्तमिल सारी जमात जो है। जहाँ तक किसानों का ताल्लुक है, भारत के किसानों का ताल्लुक है, तो वो अपने हक के लिए जो है वो बाहर निकलने से मजबूर कर दिए गए। मोदी सरकार ने ये 3 कवानीन ऐसे बनाए हैं जो इनके कारपोरेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं। अच्छा, ये इन्वेस्टर्स खाली इंडिया में नहीं है विशान, ये अमेरिका में भी पाए जाते हैं, ये यूरोप में भी पाए जाते हैं, ये चाइना में भी पाए जाते हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं मुख्तलिफ जमातों को। जब इलेक्शन आते हैं तो उसमें ये सपोर्ट करते हैं। अब मोदी सरकार की हुकूमत को बनाने के लिए जो वहाँ की कारपोरेटेड इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अरबों रुपया लगाया उस कंपेन के ऊपर, इलेक्शन कंपेन के ऊपर, और बड़ी उनकी मदद की माली लिहाज से, तो जिसके नतीजे में मोदी सरकार जो है वो बरसर इक़्तिदार आ गई। अब उन लोगों ने, जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, वो ऐसे कवानीन बनवाए हैं जिससे सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को पहुंच रहा है, उनकी जेबों में पैसा जा रहा है। जब ये कवानीन बने तो किसानों को ये महसूस हुआ कि हम दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करते हैं, हम पूरे हिंदुस्तान को खुराक फराहम कर रहे हैं, तो ये हमारी मजदूरी जो है, हमारी मेहनत जो है, ये इसके अंदर डाकाजनी हो रही है, और उसका जो अक्सरियती फायदा है वो एक जो स्ट्रॉन्ग किस्म की जो कारपोरेटेड जिनके जो एक ग्रुप है, वो उनकी जेबों में पैसा जा रहा है। तो उस वजह से इन लोगों ने, जो इंडिया के किसान हैं, इन्होंने जो है वो भरपूर एहतजाज का ऐलान किया। और ये कोई 5-6 माह पुरानी सिलसिला है, जो डेवलपमेंट चलते 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 ये आप देख लें कि ये जो 26 जनवरी गुजरी, तो उसमें चूंकि इंडिया का, भारत का यौम जमहूरिया भी ये कहलाता है, तो वहाँ पे लामहला नरेंद्र मोदी ने भी खिताब करना था, और दीगर मामला भी जो हैं, तो वहाँ की जो एजेंसीज हैं उन्होंने ये तय किया कि किसानों को दिल्ली न आने दिया जाए ना। तो इस हवाले से उनकी नाकाबंदी की गई, उनको रोका गया, और किसानों ने ये कहा कि हम भी एक मार्च करेंगे ट्रैक्टर मार्च के नाम से, अपने हकूक को लेने के लिए और काले कवानीन को खत्म करवाने के लिए उन्होंने ट्रैक्टर मार्च का जो है वो ऐलान कर दिया। अब देखना यह है कि ये खालिसन इंडिया का अंदरूनी मामला है, और जो इंडिया के, जो भारत के किसान हैं, उनमें जो उनका पंजाब का इलाका है, अक्सरीती पंजाब जो है, वहाँ पे सिखों की अक्सरियत है। अब चूंकि खालिस्तान की जो तहरीक थी वो परवान चढ़ी 80s की दहाई में जाके, और लेकिन यहाँ पे जब हमारी बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत थी, उधर राजीव गांधी साहब की हुकूमत थी, तो राजीव गांधी साहब जब पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट उनको सिखों की लिस्टें फराहम कर देती है कि जी ये वो लोग हैं जो आपके मुल्क में प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे हमारी वजह से ही उन सिखों को उस वक्त मार पड़ी थी, ये हमें ध्यान में रखना है। आज अगर ये इंडिया दावा करता है कि ये पाकिस्तान के भेजे हुए लोग हैं, तो ये 5 लाख जो 2 लाख ट्रैक्टर लेके लोग पहुंचे हुए हैं,
तो ये तो सारे पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं है ना, इनका तो बात नहीं चलता। वो करना ये कहें कि कोरोना भी पाकिस्तान की ISI नहीं भेजा है। तो ये एक मजलूम लोगों की तहरीक है और उन्होंने दिल्ली के अंदर घुसकर और लाल किला के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहराया और वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की आवाज भी सुनाई दी। क्यों क्यों सुनाई दी? कि उनको ये पता चल गया कि मिस्टर जिना, मोहम्मद अली जिना ने जो 2 कौमी नजरिया दिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था और उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि अगर वो भी उस वक्त अपनी खालिस्तान की तहरीक को, ये हिंदू चूंकि बहुत चालाक है, तो अगर ये उसकी चालाकी की नजर न होते तो हो सकता है कि ये फिर 3 रियासतें वजूद में आती। तो वो खालिस्तान का जो अंदर दबी हुई चिंगारी है उसने उसको भी हवा मिली है इस तहरीक के जरिए से। और जो लाल किला के ऊपर जो परचम लहरा दिया गया है, आप ये समझ लें कि आने वाले वक्तों में अब ये तहरीक दबने वाली नहीं है। अब नरेंद्र मोदी को होश के नाखून लेने चाहिए और उसको ये समझ लेना चाहिए कि वो जुल्म से, जबर से, बर्बरियत से अपनी आवाम को नहीं तोड़ सकता, नहीं पीस सकता। राइट बेग साहब, राइट। पुलिस के ऊपर हमला हुआ, ये जो पुलिस के ऊपर हमला हुआ है ना निशान साहब, ये इस बात का सबूत है कि अब हिंदुस्तान का किसान ना तो डंडा खाएगा, ना वो जबर बर्दाश्त करेगा, बल्कि अपना हक हासिल करने के लिए ये उनको पीस के रख देगा। राइट बेग साहब। शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जिस तरह बेग साहब ने भी बताया, लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहराया गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या सिख बरादरी जो है, अगर उनकी हम तादाद की बात करें तो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद सिखों की पाई जाती है। फिर इमरान खान साहब ने जिस तरह करतारपुर का बॉर्डर खोल कर सिखों को वेलकम किया, इन सारी चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसमें थोड़ा सा निशान साहब आपके वजह से कुछ बातें मैं ऐड करना चाहूँगा। देखें, सिखों को साथ शुरू से ही ज्यादती होती आ रही है। बहुत अरसे से इनकी मूवमेंट को दबाया जाता है, इनके मसाइल को हर मरतबा जो है ना, मोदी तो खैर फाशिस्ट है, उसने उससे पहले हिंदुत्व के जरिए बहुत से मुजालिम जो है इस पर डाले गए हैं। अभी भी इस तरह ही है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने जो करतारपुर कॉरिडोर खोला है, ये उनको एक मजहबी आज़ादी दी गई है और उनके जो जज्बात हैं, उनको दबे हुए उनके जो दीनी जज्बात हैं, उनकी जो उनके मामलत हैं, उनको खोला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा स्टेप था, लेकिन इसको भी पॉलिटिकल रंग देके मोदी सरकार ने उनके ऊपर जो है जुल्म तशद्दुद किया है। अब बात करें अगर हम इस मामले की जो अभी चल रहा है ये किसानों के ऊपर, अब उनकी तो बड़ी जायज़ डिमांड्स हैं। मतलब वो कहते हैं कि हमारी जो 7,000 लोकल मंडियाँ हैं, हमें उनकी एक्सेस बरकरार रखें, क्योंकि वो उनको माल सप्लाई करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने जो कॉर्पोरेट्स, जो जिस तरह अभी बिग साहब ने फरमाया कि जो उनके कॉर्पोरेट्स हैं उनको ऑब्लाइज करने के, क्योंकि उनसे वो फंड रेजिंग करते हैं। राइटली सो, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे पाले हुए लोग हैं इनके, जो कि फंड्स देते हैं इनको, पोलिटिकल पार्टीज को, फॉर देयर इलेक्शन कैंपेन। इसी तरह आगे इलेक्शन में उन्होंने इनको ऑब्लाइज करने के लिए ये एक्सेस दी है। उसके अलावा इनका आगे जो मामला है कि जो कहते हैं हमारा फ्लैट रेट रखें, जिस तरह पहले रखते हैं बिजली का, आप इसको स्लैब लगाएंगे, वो हमारे लिए मसला है। आप कॉर्पोरेट कंपनी जितनी भी हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, उनके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमें आप फ्लैट रेट देते हैं ताकि हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है हमारी वही रहे, हमें पता हो कि अपनी कॉस्टिंग क्या है हमारी है, ताकि हम उस हिसाब से इसको कर सकें, हमारा सेम ही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रहे। फिर कम से कम एक सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने इनकी अनाउंस कर रखी है कि आपकी फलान जो चीज़ है, लेट्स से कोई भी सब्जी है या कोई भी चीज़, गन्ना है, कुछ भी है, उसका एक उन्होंने सपोर्ट प्राइस ऑफर की हुई थी, पहले से रखी हुई है। अब उन्होंने ये खत्म कर दिया, जिसकी वजह से एक तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बिजली की कीमत बढ़ा दी और उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया। और दूसरी बात ये कि उन्होंने सपोर्ट प्राइस खत्म कर दी। ये सारे उनके मामले बड़े जायज़ हैं, उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट शुरू से बड़ी कनिंग है। उन्होंने पहले पाकिस्तान मुसलमानों के साथ ज्यादती की थी, शाहीन बाग में जब वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, एक आलमी वबा आई थी, उसमें जो उन्होंने उनको उससे भगा दिया, घर को कर दिया। लेकिन माशाल्लाह किसान ब्रदर्स जो हैं वो बड़े बहादुर और लड़र हैं। उन्होंने कहा हम 6 माह यहीं बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे और हम अपनी बातों को मनवा के ही उठेंगे। इन्होंने इसी मामले में, ये लाल किले पर दूसरी मरतबा ये मामला हुआ है, कुछ अर्सा पहले भी ये लाल किले पर इन्होंने झंडा लहराया था खालिस्तान का, सेम वही आज भी जल्दी ही काम किया।
तो आई वुड से कि ये चीज़ें जो हिंदुत्व और मोदी जो कंधे इस्तेमाल कर रहा है, अल्लाह ताला खैर रखे। ये इसमें शरारत ना हो कोई ऐसी, कोई वो सर्जिकल स्ट्राइक वाली खुद करके और फिर पाकिस्तान अच्छा को नाम शहजाद, लगा के यहाँ पर ISI के ऊपर नाम। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है, क्या मोदी सरकार के लिए ये डूब मरने का मुकाम नहीं है कि उसी के मुल्क में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब ये एक नफरत की वो आ रही है वहाँ से, जो कि उसकी अपनी फैलाई हुई है। अगर वो डिस्क्रिमिनेशन इम्तियाजी सलूक ना करता, जितनी भी अकलीतें हैं, हिंदुओं के अलावा हर बंदा जो है उनके लिए वो एक नीच है। तो अगर इस तरह के एलिमेंट्स आप खुद पालेंगे तो ये तो उनके लिए बहुत ही बुरी साइन है, उसकी फेलियर की एक बहुत बड़ी निशानी है, जो कि आगे जाके हमें और आपको सबको नजर आएगी। इंडिया जो है स्प्लिट होगा इनटू मैनी यूनिट्स, नॉट इन सिक्स सिर्फ नहीं होंगे, इसके अलावा बहुत से वहाँ पर हैं जो कि आज़ादी चाहते हैं। इन द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि बहुत सी जहाँ पर स्प्लिट्स हुए हैं और बहुत से कंट्रीज बने हैं। ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो बाहर बैलूनी को मुतलफ लगी हुई है, उनकी अपनी की हुई पॉलिसीज जो है वो उनको मुतनफर कर रही है लोगों से। अच्छा, यहाँ पर देखें शहजाद साहब, नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो जिस तरह से कश्मीर के मसले को ज़बरदस्ती लेकर चल रही है, क्या आपको लगता है कि ये अब जो एक तहरीक खालिस्तान की उठी है इसे भी कश्मीर की तरह ही दबा कर रखेगी? नहीं, ये अब नहीं हो सकता, बिकॉज एक चीज़ की मेजोरिटी आती है निशान साहब। बड़ा पुराना मसले चल रहे हैं, ये बहुत पुराने मसले चल रहे हैं। कश्मीर उसको कब से दबाया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने बड़ा प्यारा सांस लिया इसके ऊपर कि भाई आप, हम नहीं कहते कि हमें हमारा पार्ट ना दे, उनको लेट देम डिसाइड, उनको डिसाइड करने दें कि वो किसका हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर वो हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे साथ आ जाए, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बन जाए, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन पास है उनके ऊपर कंप्लाई करते हुए इशू करें। अब इसी तरह सिक्स जो है वो कहते हैं हम बड़ी पुरअमन इंतजार कर रहे हैं और हम पुरअमन रहना चाहते हैं, अब हमें मुश्तकिल ना करें, हमारे ऊपर इम्पोज ना करें टेररिज्म, या हमारे ऊपर कोई तशद्दुद ना करें कि हमें इसमें जवाब देना पड़े, जिस तरह से उन्होंने किया है। कल उन्होंने किस तरह मारा है उनको, पुलिसमैन को, इसीलिए मारा कि हम कहते हैं हम एहतजाज हम कर रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे थे, जो कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीका अडॉप्ट किया हुआ है। थोड़ा ही वक्त है, इसमें कुर्बानी कुछ देनी पड़ेगी इनको भी, और एक वक्त आएगा कि सब कुछ जो है स्प्लिट हो जाएगा, या फिर ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं, इंडिया ज़्यादा देर कंबाइंड नहीं रह सकता। राइट शहजाद साहब, राइट। बेग साहब आप बताइएगा, भारत जो है जमहूरियत का रोने वाला ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया को दिखाता है कि वो जमहूरियत को बड़ा मानते हैं, लेकिन उन्हीं के मुल्क में एक रोज़ में 28 से 29 किसान खुदकुशी करते हैं। तो क्या ये एक मकरू चेहरा नहीं भारत का कि मुनाफकत भरी हो, बाहर कुछ और दिखाना चाह रहे हैं, उसके मुल्क के अंदर 30-30 50-50 लोग एक एक दिन में खुदकुशी कर रहे हों? जी विशाल, ऐसा है कि देखें, इंडिया अपने आप को सेकुलर स्टेट जो है डिक्लेयर करता है। सेकुलर स्टेट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे हर शख्स को अपने अपने दीन के मुताबिक अमल करने की पूरी आज़ादी हासिल होगी, और हुकूमत जो है वो लादीन होगी, यानी कि वो किसी दीन के ताबे नहीं होगी। सेकुलर स्टेट का ये मतलब होता है। अब देखा जाए तो हिंदू जो है उसकी अगर आप हिस्ट्री को देखें तो हिंदुइज्म में जो इसके अपने मानने वाले लोग हैं उनके अंदर इतनी जात पात छूट छाट पाई जाती है कि वो अपने मानने वालों को भी इंसानों जैसी बराबरी देने का जो है वो रवादार नहीं है। इसमें जो आला जात के हिंदू हैं वो कम तर जात के जो हिंदू हैं उनको अपना पैदाइशी नौकर समझते हैं, गुलाम समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ हमारी खिदमत के लिए जो है भगवान ने इनको पैदा किया है। वो जो सेकुलर स्टेट होने के दावेदार हैं, लेकिन आप देखें कोई इंतहाई कट्टर जो इनका तांत्रिक दीन है, जो हिंदुइज्म है, वो अखंड भारत और अखंड हिंदुआत्मा, जो हिंदुआत्मा के हवाले से उनका नजरिया है, और जो उनकी जेली जमातें हैं, जितनी भी वो एक्सट्रीमिस्ट जमातें हैं, ये सब मिलकर बीजेपी की शक्ल इख्तियार कर दी है। अब जहां तक इनकी जो है वो किसानों की हालतेदार का ताल्लुक है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनके किसानों ने अपने मुल्क की हुकूमती पॉलिसियों की वजह से लोग खुदकुशियां की हैं, और 28 और 29 खुदकुशियां पर डे, ये तकरीबन 1995 से लेके तो 2015 तक का जो एरिया गुजरा है, ये सिर्फ उसके दादोशुमार है। अगर हम 2020 तक उसको ले जाए तो ये तादाद और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ
कि इस वक्त ना तो कोई मिनॉरिटी जो है वो हिंदुओं के शर से महफूज है, ना मुस्लिम उनके शर से महफूज हैं। हत्ता के जो दिल्लत हैं, जो निचली जात के हिंदू हैं, उनका अर्था है आप भी जो है वो इस हुकूमत ने तंग किया हुआ है। अभी आप देखें कि ये कैसी कैसी कानून साजी कर रहे हैं कि इन्होंने वो जो कश्मीर के हवाले से था उन्होंने लॉ चेंज किया और वहां पे ये जो शहरियत का कानून इन्होंने पास किया उसमें ये किसी भी मुसलमान को शहरियत देने के ऊपर तैयार नहीं है। तो जो सेकुलर स्टेट कहलाने का जो इन्होंने सेकुलर इनका जो चेहरा नजर आता है, तो इन्होंने अपनी करतूतों की वजह से वो उसको तो दागदार कर दिया। अब ये तलवार लहराते हुए मोदी की आप तस्वीर देखें तो ये तलवार नंगी पकड़ के खड़ा होता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें तो उसका बस नहीं चलता कि वो अपने अलावा तमाम लोगों को जो है वो सफा हिस्ट्री से निकाल दे। राइट बेग साहब, मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेना चाहूंगा, दोबारा आकर दोहराई जा रही है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह खालिस्तान भी बनेगा, कश्मीर भी आजाद होगा। उसके अलावा जो निचली जात के हिंदू हैं वो भी अपने अपने इलाके में अपनी अपनी अलग हुकूमतें बनाने के लिए जो है वो कोशिश हो जाएंगे। राइट बेग साहब, आपको आने वाला वक्त बताएगा। राइट बेग साहब, यहाँ पर नाज़रीन एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद आकर यहीं से गुफ्तगू को दोबारा जोड़ेंगे। दोस्तों से मिलने जाना है, घूमने जाना है। बोर हो रहे हो? जाओ जाओ। अरे जाओ ना। और वापसी में अपने साथ कोरोना वायरस घर ले आना। कुछ नहीं होगा। और हो गया तो अपने माँ बाप को जानलेवा वायरस दिया तुमने तुमने दिया। अपने बहन भाइयों की, बीवी बच्चों की जान खतरे में डाल दी तुमने। क्या इरादा है भाई? क्या करना चाह रहे हो? बाहर जंग हो रही है, जंग। सिपाही तुम हो, मोर्चा तुम्हारा घर है। और एहतियात तुम्हारा असला। चलो फिर इस सोए हुए जज्बे को जगाते हैं। हम लोग नहीं, एक कौम बन जाते हैं। उसी जज्बे जिसे हौसला हारना नहीं आता और उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं आता। बाहर सिर्फ जरूरत के तहत निकलना है। घर बैठ के लड़ना और हाथ धो के पीछे पड़ना है। दूर रह के भी यकजा हो। यकीन है जिसे वो ईमान है। यकजहती में सबसे ऊपर है पाकिस्तान। मुश्किल में भी सुपर है पाकिस्तान। सुपर है पाकिस्तान। सुपर है पाकिस्तान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जिद्दत पसंदाना विजन की अमली तस्वीर। रावी रिवर अब। वेलकम बैक नाजरीन। शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपको क्या लगता है, क्या हिंदुस्तान अपनी अवाम को भी इस तरह एहतजाज करने की इजाज़त देगी या उस पर भी इसी तरह सिख बरादरी की तरह ही उनके साथ भी सलूक किया जाएगा? देखिए विशाल, मसला ये है कि अगर आप थोड़ा सा इंडियन मीडिया को खंगालें तो उसमें पिछले दिनों से न्यूज़ आ रही है, वो ये है कि जी ज़बरदस्त हड़ताल चल रही है हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। सड़कें बंद हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से इफेक्ट हुई हैं। इन चीज़ों को रोकना किसी भी गवर्नमेंट का जो है ना नहीं पॉसिबल होता उनके। अब ये बात है कि इनको कब तक रोक सकेंगे? इनके या तो इनको जो कोई हिंदुस्तानी गवर्नमेंट हमेशा से करती रही है कि वो ज़बरदस्ती और डंडे के जोर पे और कत्लो-गाज करके, अगर आप बाबरी मस्जिद वाला मामला है तो आपको याद करें 3000 मुसलमान कत्ल हुए थे। 3000। इनके लिए ये मामला आसान नहीं है, बट आई वुड से कि इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। बट जो हमने इंटरव्यूज डिफरेंट देखे सुने हैं उसमें सिक्स जो है वो पहले ही इस चीज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड है कि आप जो भी करेंगे हम आपको सख्त जवाब देंगे। इस बात का हम पुरअमन हैं, हम एहतजाज पुरअमन कर रहे हैं, हमारे मुतालबात को हमारे साथ नेगोशिएट किया जाए। लेकिन सिंस अगर गवर्नमेंट कोई इस तरह का हथकंडा इस्तेमाल करती है जो कि उसके बहुत हाई चांसेस हैं और उसका बड़े आराम से पाकिस्तान के ऊपर या ISI के ऊपर इल्ज़ाम दिया जा सकता है। वो तो शहजाद साहब ऑलरेडी हिंदुस्तान जो है वो हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाता है। बिल्कुल इजी है ना, क्योंकि उनकी आवाम जो है ना सुनना पसंद करती है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्ज़ाम लग गया, क्योंकि वो उनके अंदर एक नफरत का एलिमेंट है, वो भी मीडिया का फैलाया हुआ उनके नफरत का भी और एक डर का भी। बिल्कुल डर तो है ये कि ये हमें कुछ कर देंगे। उन्होंने बहुत सी चीजें सुन रखी हैं, हमारी ताकत भी देख रखी है और हमारा ईमान भी देख चुके हैं। उन्हें पता है कि लेकिन डर उसी चीज का है, कुछ है तो अब वो उसको उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी आवाम के ज़हन के ऊपर, उनको वोट बैंक को बढ़ाने के लिए और अपनी आवाम को
पुरअमन करने के लिए कि जी हमने कुछ किया है। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक करें, कुछ करें, इसके रिपरकशंस बाद में पाकिस्तान के ऊपर भी आ सकते हैं। कोई वो लिमिटेड टाइप ऑफ स्ट्राइक जिसका पहले किया उन्होंने उधर, और फिर उसके बाद फरवरी में जब उन्होंने हमने उनके 2 हथियारे भी गिराए। तो ये तरह की चीजें आ सकती हैं। हम इसके लिए इंशाल्लाह हमारी पाक फौज जो है वो वेल प्रिपेयर्ड है। और वक्तन फवक्तन छेड़ने की हिंदुस्तान कोशिश ज़रूर करता है, जो उसे मुंह के बल खानी भी पड़ती है और शर्मिंदा भी होता है, लेकिन बाज फिर भी नहीं आता। अच्छा शहजाद साहब, यहाँ पर एक सवाल और उठता है। अभी की जो सूरत हाल है उसे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है। क्या आपको लगता है वो फोर्स इसे कंट्रोल कर सकेगी? क्योंकि जिस तरह वीडियो में आप देख सकते, जिस तरह वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से पुलिस के ऊपर लाठी बरसाई जा रही हैं, फौज के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, वो तो हमें एक हॉलीवुड मूवी का सीन नज़र आ रहा है। जिस तरह से ज़ोंबीज़ मूवी में नहीं होता कि दीवारों से नीचे ज़ोंबीज़ गिर रहे होते हैं, सेम हमें वो सिचुएशन नज़र आ रही है। देखिए, पाकिस्तानी आवाम के ऊपर जब कोई सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह कुछ करती हैं तो हम लोग जो है वो हमारी नेशनल अप्रोच है। यहाँ पर मसला जो है वो कौमियत का मसला इस तरह का है कि वो स्प्लिट चाहते हैं, वो अपनी बात को रख जाते हैं। सिक्स जो है वो बड़े मुनज़्ज़म और अमन पसंद हो गए, लेकिन उनको वो डरते भी नहीं है। अब अगर उनके साथ आप जबरदस्ती ज्यादती करेंगे तो फिर ये बहुत जबरदस्त किस्म का मसला शायद आगे बन सकता है। खुदा ना सा खूनी इंतशार पैदा हो सकता है। मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा क्या कि इसको नेगोशिएशन ही करना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो अपने इनसे रिश्वतें खाई हुई हैं इलेक्शंस में, उनको उन्होंने ओब्लाइज करना है। अब कुछ बात पहले ये स्ट्रेटजीज ये होती हैं कि आधी बात उनकी मान लो, आधी बात अपनी मनवा लो, इस तरह कुछ होके हो जाएगा। लेकिन इवेंचुअली क्या होगा कि हर चीज जो है गवर्नमेंट अपनी मनवा लेगी, जो कि इनके लिए फिर एक सिक्स जो दोबारा खड़े हो जाएंगे और फिर वहां पर दोबारा यही कुछ करना पड़ेगा। बात वही है, फसाद करने का। अल्लाह ताला खैरियत फरमाए, अलग अलग सिक्स को बचाए, मुसलमान को बचाए, लेकिन ये मामला है कि लड़ाई की तरफ बात जाएगी। राइट। बेग साहब, बाबरी मस्जिद के ऊपर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, 3000 से ज़ायद मुसलमानों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। ये बाबरी मस्जिद का जो किस्सा है ये सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, लेकिन हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट थी, उनके फैसले थे, उनकी अदालतें थी, तो वो डेफिनेट बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ ही आना था। तो अब अगर ये सिखों का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो क्या ये गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट सिखों को अपना समझती है या नहीं समझती है? सुप्रीम कोर्ट फिर उसी तरह का एक फैसला दोहराएगा जिस तरह पहले दोहराया गया था? निशान, यहाँ एक थोड़ा सा फर्क हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो सिख हैं वो हिंदुस्तान की अक़लियत हैं। बेशक मुसलमान भी अक़लियत में आते हैं, लेकिन वो मुसलमानों की निस्बत सिखों को थोड़ा सा दीनी तौर पे अपने करीब समझते हैं। 1992 में जो सोचनाक मामला हुआ था बाबरी मस्जिद का, तो ये एक जो इत्तेहाद का हिंदू है, एक उसकी सोच की अक्कासी है, एक उसका अमल नजर आता है कि हिंदू क्या चाहता है। हिंदू अपने अलावा किसी को इस जमीन के ऊपर सांस लेने का हकदार नहीं समझता। थोड़ा सा भी बात हो रही है कि अगर इनका केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो देखिए इस वक्त हिंदुस्तान की जो दफाई सूरत हाल है, चाइना का जो इस वक्त उसके ऊपर हवा सवार बैठा हुआ है। आप देखें तिब्बत का जो इलाका है वहाँ पे जो इनकी 7 रियासतें हैं, जहाँ अरुणाचल प्रदेश और ये हिमालय का सारा सिलसिला, तो ये वो जगह है जहाँ से एक दरिया आता है चाइना की तरफ से, जिसे ये ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और वो 3000 किलोमीटर का तवील सफर तय करके बांग्लादेश में से गुजर के वो समंदर में जा गिरता है। चाइना ने क्या किया कि वहाँ तिब्बत के अपने इलाके में जो हिंदुस्तान का और उसका बॉर्डर बनता है, क्योंकि एक तरफ भूटान है, एक तरफ नेपाल है, और वो थोड़ा सा छोटा सा जो एरिया है वो एक उधर भी बहुत बड़े डैम की शक्ल है। तो चाइना वहाँ पे एक बहुत बड़ा डैम बनाने की तैयारी में है, जो हाइडल प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बना दिया, सड़कें बना दी, होटल बना दिए, वो शहरों सियाहत के लिए भी बहुत अच्छा मुकाम है। तो वहाँ पे चाइना एक दुनिया का बहुत बड़ा डैम बनाने जा रहा है, और वो जो पानी इसकी 7 रियासतों को, तकरीबन 47 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की वो जो रियासतें हैं, वो अगर पानी का रुख मोड़ के दोबारा चाइना की तरफ ले जाता है, तो वो जितने उधर के किसान हैं वो लामहादा खुदकुशियों में मजबूर हो जाएंगे। वहाँ की सूरत हाल जो है, अगर आप उसको ध्यान में रखें, तो हिंदुस्तान के ऊपर इस वक्त चाइना का बहुत बड़ा दबाव है, और चाइना अब आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी
कस्बे को बेदखल किया, 5000 फौजियों ने अटैक किया और वहां पे उनकी उस रियासत पे कब्जा कर लिया और वहां पे अपनी फौजें तैनात कर दी। अब इंटरनेशनली जो इनकी चूंकि कोई बाउंड्री तो डिफाइन हुई नहीं अभी तक चाइना के साथ, तो चाइना कुछ इलाकों को ये क्लेम कर रहा है कि ये मेरे हैं। अगर वहां पे चाइना आगे बढ़ता है तो उसकी 7 रियासतों को समझने के उसने गले के ऊपर इनके ऊपर जो है वो अंगूठा रख दिया चाइना ने, वो जब चाहे इनका गला दबा सकता है। तो हमें ये देखना है कि खाली मोदी को खाली सिखों का या किसानों का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो चारों तरफ से मसाइल में गिरे हुए हैं। इनको तो अभी अपनी बका की जंग लड़ने की जरूरत पड़ी हुई है, बुरी तरह से फंसे हुए हैं। किसानों के साथ इतना लंबा को मैच खेल सकते हैं, लेकिन अगर तो अब मोदी साहब को ये फैसला करना पड़ेगा, या तो अपने उन दोस्तों को इन्वेस्टर्स को नाराज करेंगे और किसानों को मनाएंगे, तो या फिर किसान जो है इनका नाश्ता बंद करेंगे। अभी आगे देखते हैं कि वक्त के साथ आगे क्या होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी किसानों के हक में फैसला नहीं देती तो फिर ये पूरे राइट बेग साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आपसे, शॉर्टली उसका जवाब दीजिएगा। आने वाले इलेक्शन में क्या आपको लगता है जिस तरह मोदी की सरकार नाकाम हुकूमत कर रही है, क्या ये दोबारा इलेक्शन में मोदी जीत पाएगा इलेक्शन? देखिए, मैं अभी यही अर्ज कर रहा था कि इनके पीछे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा खर्च करते हैं। अब ये 2 दफा तो हुकूमत कर चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इनकी पॉलिटिक्स को देखते हुए कि अवाम जो है इनकी, क्योंकि मीडिया ने बहुत सारा शौक दे दिया है लोगों को। अब दुनिया एक छोटा सा गांव बन गया, ये ग्लोबल विलेज है। अब कोई चीज किसी की नजर से ओझल नहीं है, तो क्या हिंदुस्तान की अवाम जो है वो मीडिया के सम्राट से बहरामंद नहीं हो रही होगी? यकीनन हो रही है। इन्होंने पहला इलेक्शन भी पाकिस्तान दुश्मनी में जीता और ये दूसरे इलेक्शन का भी मिजाज उनका यही था कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हम पाकिस्तान से अपना हिसाब वसूल करेंगे और अखंड भारत का जो ख्वाब ये देख रहे हैं, राइट बेग साहब, के मुंह में जो है वो ख्वाब डाले, ये इंशाल्लाह कभी पूरा नहीं होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी के बिना पे ये जीतते हैं। राइट बेग साहब। शहजाद साहब, शॉर्टली जरा आंसर दे दें, अगले इलेक्शन में मोदी सरकार क्या अपने आप को दोबारा इक़्तिदार में ला पाएगी? देखें, इनके यही हथकंडे हैं, जब जैसे ही इलेक्शन आता है तो एंटी पाकिस्तान कैंपेन चलाते हैं, एंटी मुस्लिम कैंपेन चलाते हैं। ये उसी का ही एक जो है शाखसाना ये भी में नजर आ रहा है। गोइंग फॉरवर्ड भी ये चीज़ें नजर आएंगी। सिंस एक अरब की वादी है, एक अरब की वादी वो नहीं दिखना चाहते पाकिस्तान को, नहीं दिखना चाहते मुसलमान को। वीक गवर्नमेंट बनेगी, आई वुड से एक वीक गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन हो सकता है कि वो जितनी भी बातें हैं वो एंटी मुस्लिम्स हैं, चाहे वो कोई भी बीजेपी है या दूसरी वाली है, वो सब जो है वो एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम कैंपेन चलाते हैं। गवर्नमेंट बनेगी लेकिन वीक बनेगी, लेकिन ये उनके लिए ज़ाहिर कातिल बनेगी जो कि उनको तबाही की दाने करेगा। राइट शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। अफजल बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद से आपने भी हमें ज्वाइन किया था। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।